ओके स्पार्टन्स, टास्क नंबर 89 और इससे पहले टास्क 88 में हमने फ्लेक्स स्लाइडर बना लिया था, पेजेस को कनेक्ट कर लिया था और उसके अलावा बूटस्ट्रैप में हमने कस्टम क्लास देके बटन वगैरह चेंज कर लिए थे। अब ये काम हमारा रह गया था पिछले टास्क 88 में, आइकन्स हमारे यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहे, तो अब हम इसको रेक्टिफाई करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, इसको आदत बना लें, क्योंकि ये जो क्रोम के अंदर डेव टूल्स हैं ये बड़े ज़बरदस्त होते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई रेड निशान नज़र आ रहा है तो उसको चेक करने की आदत बना लें और फिर उसको यहीं पे रहते हुए कॉपी करें, राइट क्लिक करें और सर्च गूगल कर लें। ये एक आपकी आदत जब डेवलप हो जाएगी तो आदत का डेवलप होना ही डेवलपर होना है बेसिकली, क्योंकि डेवलपर बनने से पहले हमें अपनी आदत को डेवलप करना पड़ता है। ये बहुत की मैसेज है आपके लिए, आप इसके ऊपर ज़रूर गौर करें। अब हमें यहाँ पे वो दे रहा है एरर कि फ्लेक्स स्लाइडर के आइकन्स जो हैं वो डिस्प्ले नहीं हो रहे, जबकि हमें याद है कि हमने आइकन्स जो हैं वो स्पार्टन यूनिवर्सिटी के एसेट्स में फॉन्ट्स के अंदर हमने दिए थे उठा के। अब हम क्या करते हैं कि हम CSS में जाते हैं और ये जो flexslider.css है इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे आके आप देखें तो फॉन्ट फेस एक दिया हुआ है फ्लेक्स स्लाइडर ने। अब यहाँ पे फॉन्ट्स का पाथ है, जबकि हमारा जो फॉन्ट्स का फोल्डर है वो इसके ऊपर पड़ा हुआ है एक लेवल, क्योंकि हमारी फ्लेक्स स्लाइडर की पड़ी हुई है CSS के अंदर फाइल। तो अगर हमने उसको कॉल करना हो तो फिर हमें रिलेटिव पाथ देना पड़ेगा। तो 2 दफ़ा फुल स्टॉप लगाएं, फॉरवर्ड स्लैश दें और इतने हिस्से को कंट्रोल C कर लेते हैं। यही काम करेंगे हम इस फॉन्ट से पहले। कंट्रोल V कर लिया और उसके बाद यहाँ पे भी कंट्रोल V। जहाँ जहाँ फॉन्ट्स का पाथ आपको नज़र आ रहा है उसके शुरू में आप रिलेटिव पाथ जो है वो दे देंगे। कंट्रोल V करेंगे, कंट्रोल S करेंगे और हम आते हैं फ्रंट एंड पे और इसको करते हैं रिफ्रेश। बूम, अब आपके एरर जो हैं वो चले गए और अगर आप इसके ऊपर हावर करके देखें तो आपके एरोज जो हैं वो भी नज़र आना शुरू हो गए। तो अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट काम है वो ये है कि अगर हम इन एरोज को कलर देना चाहें या ये जो नीचे बुलेट्स नज़र आ रहे हैं इनके साथ हम CSS के कोई कस्टम स्टाइल देना चाहें तो हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेंगे। अब सबसे पहले आपको कस्टम क्लासेस जो हैं वो पढ़नी आनी चाहिए जो फ्लेक्स स्लाइडर की हैं, ताकि आप इसके ऊपर अपनी कस्टम CSS दे सकें। अब यहाँ पे देखें तो flexslider.css जो है वो एक ही फाइल हमारे पास पड़ी हुई है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है वो हमें नज़र आ रहा है इसका, और उसके बाद 2 किस्म के इन्होंने बैकग्राउंड दिए, एक RGBA भी है। तो अगर मैं इस RGBA के ऊपर क्लिक करूँ और फॉर एग्जांपल मैं इसका कलर जो है वो येलो देता हूँ तो आप देखेंगे कि जो चीज़ें लिंक हैं LIA जो है वो येलो हो गया। यानी मैं अगर यहाँ से इसको बंद कर दूँ और क्लिक करूँगा मैं किसी नेक्स्ट के ऊपर तो जो एक्टिव है वो मुझे ब्लैक ही नज़र आ रहा है, लेकिन दूसरा जो है वो मुझे येलो नज़र आना शुरू हुआ। इसका मतलब यह है कि क्लास जो है वो यही है। अब इस क्लास को मैं या तो डायरेक्ट फ्लेक्स स्लाइडर की CSS की फाइल में जाके चेंज कर लूँ या मैं इसको अपनी CSS में दे दूँ। अब यहाँ पे विड्थ और हाइट इन्होंने दी हुई है 11 पिक्सल। लेट्स से कि मैं यहाँ पे 1 की जगह पे 2 कर देता हूँ, तो आपने देखा उसका डिज़ाइन जो है वो चेंज हो गया। अगर मैं इसको 5 कर देता हूँ तो ये मज़ीद लंबी हो जाएंगी, 7 कर दूंगा तो मज़ीद लंबी हो जाएंगी। तो ये होते हैं कस्टम स्टाइल। अब डिस्प्ले ब्लॉक बिल्कुल ठीक है, हमें ब्लॉक ही चाहिए। फिर उसके बाद नीचे आप आके देखेंगे और कौन सी क्लासेस हैं। अब आप फ्लेक्स स्लाइडर की जो CSS की फाइल है उसको यहाँ पे रहते हुए भी एक्सेस कर सकते हैं, या आपने चूंकि Notepad++ में ओपन की थी फ्लेक्स स्लाइडर तो यहाँ पे आके हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से, चूंकि ये बिल्कुल छोटी सी एक फाइल है तो हम फौरी तौर पर इसको रीड कर सकते हैं। आप यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो ये आपको बैकग्राउंड इसका नजर आएगा इस जगह पे। ये 2 बैकग्राउंड है, एक 666 है और एक RGBA की वैल्यू यहाँ पे उन्होंने दी हुई है। तो यहाँ पे अगर सिर्फ मैं बैकग्राउंड येलो कर दूं और ये जो विड्थ हमने की थी 550 पिक्सल, कंट्रोल S करते हैं, फ्रंट एंड पे जाते हैं और यहाँ इसको जाके करेंगे रिफ्रेश, तो अब आप देखेंगे कि आपके वो जो कस्टम स्टाइल थे वो यहाँ पे नज़र आना शुरू हुए। लेकिन आप यहाँ पे अपना ब्रांडिंग का कलर लगाना चाहते हैं तो इस येलो के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे लेफ्ट माउस क्लिक के साथ कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपका कलर चाहे वो पिक कर लेगा। अब हम इसको करते हैं कंट्रोल C, वापस जाते हैं फ्लेक्स स्लाइडर में और इसकी जगह पे जहाँ पे येलो लिखा हुआ है हम इसको कर लेंगे कंट्रोल V और कंट्रोल S किया, फ्रंट एंड पे आए, इसको करेंगे रिफ्रेश, बूम। अब आपका क्या हो गया, आपकी यहाँ पे कस्टम ब्रांडिंग शुरू होगी। आप इनको फर्ज कर लें चौड़ा भी करना चाहते हैं मजीद हाइट वाइज तो आप इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो आपके
प्रीवियस और नेक्स्ट आइकन्स होते हैं, इनको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये क्लास कौन सी है। इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, ये फ्लेक्स प्रीवियस है जो PREV। अब हम नीचे आके देखते हैं, बल्कि कंट्रोल F किया और इसको PREV करके देख लेते हैं। फाइंड नेक्स्ट, तो ये फ्लेक्स प्रीवियस जो है वो हमें नजर आ जाता है। फ्लेक्स डायरेक्शन नेव और उसके बाद प्रीवियस है। अब यहाँ पे फ्लेक्स स्लाइडर आइकन फॉन्ट फैमिली यूज हुई है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कहीं पे कोई चीज है जो हमें चेंज करनी चाहिए। तो ये जो कलर हमने चेंज किया था इतने हिस्से में कंट्रोल V करके हम देखते हैं, कंट्रोल S करते हैं, फ्रंट एंड पे जाते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश, और अब आपके कलर जो है वो नजर आना शुरू हुए। चूंकि आपने उन आइकन्स को चेंज किया है, जो ही आप हवर करेंगे तो आपको ये एरो नजर आना शुरू हो जाएगा। अब आप इसका साइज भी बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि अब आप एग्जैक्टली उस क्लास में पहुंच गए हैं। तो फॉन्ट साइज यहाँ पे 40 पिक्सल है। लेट्स से कि हम इसको 60 पिक्सल करते हैं तो वो भी हो जाएगा। और मैं अगर इसका कोई बैकग्राउंड कलर देना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर और उसको हम कर लेते हैं वाइट। उसके बाद अगर मैं फर्ज कर लें बॉर्डर रेडियस भी देना चाहता हूँ तो मैं बॉर्डर रेडियस करूँगा और उसको मैं कर लेता हूँ कि टॉप और बॉटम बिल्कुल ठीक रहे, तो उसके लिए मैं 0 करूँगा, लेकिन राइट और लेफ्ट के लिए मैं करता हूँ 20 पिक्सल, सिर्फ चेक करने के लिए। वापस आते हैं फ्रंट एंड पे, इसको करते हैं रिफ्रेश। जब आप रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि बॉर्डर तो कुछ नज़र आना शुरू हुआ, लेकिन हमारे जो एरोस थे वो साइज ज़्यादा होने की वजह से डिस्प्ले नहीं हो रहे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इस साइज को थोड़ा सा 30 पिक्सल कर लेते हैं। कंट्रोल S किया, फ्रंट एंड पे जाते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश। अब आपने देखा थोड़ा सा कस्टम डिज़ाइन जो है वो बन गया। अब फर्दर अगर आप इनके साथ ये जो बॉर्डर रेडियस है इसको सेट करना चाहते हैं या इसको रिमूव करना चाहते हैं तो हम इसको रिमूव भी कर देते हैं। लेट्स से कि हमने इसको कर दिया रिमूव, कंट्रोल S किया, फ्रंट एंड पे जाते हैं, रिफ्रेश करेंगे। अब ये आपको उसका बैकग्राउंड भी नज़र आना शुरू हो गया और एरोस जो है वो भी नज़र आना शुरू हुए। लेकिन अगर मैं इनकी विड्थ या हाइट बढ़ाना चाहूँ तो यहाँ पे तो था फॉन्ट साइज, ये टेक्स्ट शैडो भी उन्होंने दिया हुआ है। लेट्स से कि हम इसकी विड्थ जो है वो करते हैं 30 पिक्सल, सिर्फ तजुर्बा करने के लिए। कंट्रोल S किया, फ्रंट एंड पे जाते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। अब ये विड्थ जो है वो थोड़ी सी बड़ी होगी। तो मेरे ख्याल में फिलहाल इतने ही रखते हैं, लेकिन अगर आप इसको ट्रांसपेरेंट बनाना चाहें या इसका कलर जो है वो लेट्स से कि हम येलो करना चाहते हैं तो येलो भी हो जाएगा। जो भी कलर आप चाहते हैं कि यहाँ पे नजर आए, मेरे ख्याल में वाइट जो है वो ठीक है। अब ये ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव इसलिए बन गया हुआ है, अगर आप इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करें, चूंकि बूटस्ट्रैप के जो क्लासेस हैं वो इसके ऊपर अप्लाई हो रही हैं। तो आप ये देखेंगे कि मोबाइल व्यू के अंदर भी आपको ये नजर आएगा और ये भी बड़े अच्छे अंदाज में आपको नजर आएंगे। मजीद आप इनकी विड्थ छोटी मोटी करना चाहते हैं तो आप इसको भी कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्लेक्स स्लाइडर। हम इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ा दिलचस्प स्टैटिस्टिक्स हैं जो लेटेस्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये एक वेबसाइट है npmtrends.com, बड़ी ज़बरदस्त है, मैं इसको कभी कभी यूज़ करता हूँ। यहाँ पे आके मैंने जब सर्च किया और मैंने देखा कि ये जो स्लाइडर्स हैं पिछले 6 महीने में कौन कौन सा स्लाइडर किस हद तक जो है वो वैल्यू पे जा रहा है, तो इन 6 महीनों में आप देखेंगे कि ऑल कैरोसल जो है वो ऑलमोस्ट डेड हो गया हुआ है। ये ब्लू कलर जो है वो ऑल कैरोसल का है। दूसरे नंबर पे है सिलिक कैरोसल, फिर है स्वाइपर। तो आज जब मैं बात कर रहा हूं तो इस वक्त फ्लेक्स स्लाइडर ऑल से थोड़ा सा ऊपर है, यानी डेड नहीं हुआ। ऑल कैरोसल को अगर आप चाहें यहाँ पे गिटहब में मैं सर्च करते हुए यहाँ पे पहुंचा तो ये लिखा हुआ है डेप्रिकेटेड jQuery रिस्पॉन्सिव कैरोसल। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे है तो लिखा हुआ है या सो दिस इज प्रीटी मच डेड, डू योरसेल्फ अ फेवर एंड स्विच टू टाइनी स्लाइडर। ये जो टाइनी टीनी स्लाइडर है वो कह रहे हैं जी कि ऑल कैरोसल से आप जान छुड़वा लें, क्योंकि ये डेड हो गया है jQuery की वजह से भी। अब जो बिल्कुल वनीला जावास्क्रिप्ट है उसमें उन्होंने बनाया ये टाइनी स्लाइडर, बहुत ज़बरदस्त है। इंस्पिरेशन उन्होंने ऑल से ही ली है, क्योंकि उसने बहुत तवील अरसा अभी भी चल रहा है। तो यहाँ पे डेमोस भी हैं, टेस्ट रिजल्ट्स भी हैं। बहुत सिंपल सी सिर्फ 2 फाइलें लगानी है। तो अगर आप डेमो के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस टाइनी स्लाइडर पे आप पहुंच जाएंगे। आप देखेंगे इसके अंदर ये टच स्वाइप भी यहाँ पे मौजूद है, नेक्स्ट और प्रीवियस भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे फर्स्ट कर लें 4 पे जाना चाहते हैं, गो करेंगे तो आप ये स्लाइड भी, और ये अक्सर वेबसाइट पे आपको नजर आएगा। मुझे तो ये ज़ाती तौर पर अच्छा लगा है।
बिल्कुल लेटेस्ट है, ब्रांड न्यू है। टाइनी स्लाइडर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दिस इज ओपन सोर्स। लाइसेंस का पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। दूसरा हमारे पास है जो इससे ज़्यादा बेहतर है, दैट इज स्लिक। स्लिक इस वक्त टॉप पे जा रहा है। अब स्लिक कैरोसेल के ग्राफ को अगर आप देखें तो ये मुसलसल टॉप पे जा रहा है। उसकी वजह यह है कि इसको अपडेट किया जा रहा है, फिर ये मॉडर्न भी है, और इससे भी एक नई चीज़ जो है वो आई है जो एंड्रॉयड के iOS के हवाले से मोबाइल का जो यानी मोबाइल फर्स्ट अप्रोच के साथ, दैट इज स्वाइपर। बिल्कुल नया स्वाइपर.js ये compete कर रहा है इस स्लिक के साथ, और मुझे लग ये रहा है कि स्वाइपर जो है वो बहुत जल्दी ऊपर आएगा, लेकिन स्लिक की कम्युनिटी जो है वो इससे ज़्यादा स्ट्रांग है। तो हम स्लिक को यूज़ करेंगे ताकि हमारी जो ब्लॉग पोस्ट होंगी फीचर्ड पोस्ट हो जाएं, या हमारे फीचर्ड कोर्सेज हैं लेट्स से स्पार्टन यूनिवर्सिटी के, जो हम कोर्स बनाएंगे बाद में कस्टम पोस्ट टाइप की मदद से, तो वो हमारे एक स्लाइड की सूरत में नज़र आना शुरू हो जाए। स्लाइडर तो हमने फ्लैक्स स्लाइडर का बना लिया, हम इसकी मदद से स्लाइडर भी बना सकते हैं, और इसके ऊपर आप कैप्शन दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, लेकिन इसको हम यूज़ करेंगे, यानी ये हमारे ऊपर है, हम इसको कैरोसेल के लिए यूज़ करेंगे ताकि हमारी ब्लॉग पोस्ट है वो लूप में नजर आए। कई थीम में आपने देखा होगा और सोचा होगा ये कैसे करते हैं, उसका तरीका आज हम सीख लेते हैं। अब इससे पहले जैसे हमने flexslider.js जो है वो डाउनलोड की थी, और CSS सेम वही प्रोसीजर होगा सबके लिए। प्रोसीजर तकरीबन एक जैसा आप देखेंगे। आपने CSS जोड़नी है, जावास्क्रिप्ट आपने लगानी है, और अगर फॉन्ट्स या आइकन्स होंगे वो आपने प्लेस करना है, लिंक देना है, एंड बूम सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। अब इसके अंदर, बल्कि यहाँ से जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पे और भी नाम लिखे हुए हैं, अगर आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो प्लस वो भी ऐड हो जाएगा। अब ये glory.js है, बिल्कुल नीचे जा रहा है, यानी ये भी तकरीबन एंड हो गया। उसके बाद ये फ्लिकटी है, ये थोड़ा सा प्रीमियम होता है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे आके देखें, ये नेक्स्ट उसके ऊपर है scroller.js, तो तकरीबन सबसे टॉप पे स्लिक कैरोसेल जो ऑरेंज है यही जा रहा है। उसके बाद फुल पेज एक आता था, full page.js, ये थोड़ा सा पर्पलिश कलर, ये यहाँ पे है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पैकरी। पैकरी एक अच्छी चीज़ है, मैं इसको देख रहा था, लेकिन ये भी बिल्कुल अब यानी इनके ट्रेंड्स जो है ना वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो आपका सबसे टॉप पे क्या है? स्लिक, और दूसरे नंबर पे है स्वाइपर। तो हम चूँकि लेटेस्ट चीज़ों के साथ चलते हैं, सो प्लीज़ मैं आपको एडवाइस करूँगा स्लिक और स्वाइपर को, या आप टाइनी स्लाइडर जो हमने डिस्कस किया ऑल कैरोसेल का, उसकी तरफ आ जाएं वक्त से पहले, क्योंकि इससे भी चीज़ें एडवांस हो रही हैं। जैसे गुटनबर्ग के हवाले से अब तो ब्लॉक्स चाहिए स्लाइडिंग बनाने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें नोड की वजह से, रिएक्ट की वजह से, बल्कि अगर आप यहाँ पे लैंग्वेजेस का भी चेक करेंगे तो आपको लैंग्वेजेस का भी बता देंगे पूरी रेटिंग कि रिएक्ट जो है वो टॉप पे जा रहा है। जो मैंने चेक किया था इनके ट्रेंड्स के अंदर रिएक्ट बिल्कुल टॉप पे जा रहा है, दूसरे नंबर पे node.js है, फिर एंगुलर है। तो इस तरीके से ट्रेंड्स जो है ना वो पिछले तकरीबन 2-3 साल से रिएक्ट और नोड जो है ये बड़ी स्पीड के साथ ऊपर जाना शुरू हो गए हुए। तो उसकी वजह है क्योंकि मोबाइल के अंदर चीज़ें आ गई, फिर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, पाइथन मैदान में आ गया। तो इसलिए जो नौजवान प्रोग्रामिंग फील्ड में है या कंप्यूटर के साथ रिलेटेड हैं और अभी उन्होंने स्टार्ट किया है, आप इन चीज़ों की तरफ जाके देखें। जो टेक्नोलॉजीज ऑब्सलीट हो रही हैं उनका अगर तो आपके किसी फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट में ज़रूरत है तो आप उसको लर्न कर लें, क्योंकि आपको उसी की ज़रूरत होगी। लेकिन जब एक चीज़ ऑब्सलीट होने लगती है, डायनासोर्स जब एक्सटिंक्ट होने लगते हैं, तो दुनिया में कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो उनकी एक्सटिंक्शन से उनको रोक सके। तो जिस चीज़ का जवाल शुरू हो जाता है उसने बहरहाल जवाल पजीर होके रहना है। इसमें एक मैसेज है, थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा इस सेशन के बाद। आते हैं जनाब फिर उसकी तरफ। अब आपको मैंने तरीकाकार बताया था कि slick.js आपने डाउनलोड कर लेना है। हो सकता है आपने किया हो, किसी को भी किसी जगह पे भी थीम में आपको नज़र आए कि यार ये पता नहीं कहाँ से हो रहा है, तो आप उसका मैंने आपको बताया था सोर्स चेक कर लें। और सोर्स के बाद जैसे अभी स्लिक का हमें नाम पता है, उसके आगे हम सिंपल लिखेंगे slick.js या सिर्फ slick.js लिख लें, एंटर करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। दूसरा स्वाइपर है और स्वाइपर JS है, उसको एंटर कर लें। तीसरी टेक्निक मैंने आपको बताई थी कि स्वाइपर.js आपको समझ कर मिल गया है। अब आप इसका अल्टरनेटिव चेक करना चाहते हैं तो एक जैसे NPM ट्रेंड्स है, इसी तरीके से अल्टरनेटिव बहुत ज़बरदस्त है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें इससे मिलती जुलती मिल जाएंगी। जैसे यहाँ नीचे आके देखें reveal.js, इम्प्रेस जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फोटो स्वाइप, फिर ऑल कैरोसेल ये हम बात कर चुके हैं, फ्लैक्स स्लाइडर हमने ऑलरेडी यूज़ किया है,
अनस्लाइडर है, बक्स स्लाइडर है, कभी बहुत ज़्यादा यूज़ होता था ये बक्स स्लाइडर। तो यू गॉट दी आइडिया। तरीकाकार यही रहेगा, जब भी आपने वर्डप्रेस पे काम करना है, जूमला पे, ड्रूपल पे, किसी PHP पे, तो आपको लिंक इसी तरीके से करने हैं सारी चीज़ों के। सिर्फ लिंक देने का तरीका क्या है, आपने उसको कहाँ पे जोड़ना है, किस फोल्डर में जोड़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपने प्रोजेक्ट में आए और मैंने चूंकि डाउनलोड कर लिया हुआ है स्लिक और स्वाइपर, आप उसको भी डाउनलोड कर लें, हम उसके साथ तजुर्बा करते हैं। आपने उनको एक्सट्रैक्ट किया, ये पड़ा हुआ है slick.js 1.8.1, उसके अंदर ये फोल्डर पड़ा हुआ है स्लिक के नाम से। अब इसके अंदर उन्होंने क्या किया हुआ है, फॉन्ट्स भी बने हुए हैं slick.eot, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे मौजूद है slick.js, slick.min.js भी पड़ा हुआ है, फिर slick.css भी है और slick.theme.css भी है। तो सबसे पहले जो रिकमेंड किया जाता है, हम slick.theme.css को करते हैं और slick.css को भी कंट्रोल C कर लेते हैं। अच्छा, अब इसका तरीकाकार क्या है कि पहले हम कर रहे थे एसेट्स के फोल्डर में। समटाइम्स आपने देखा होगा यहाँ पे एक और फोल्डर भी होता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट किया, उसका मैं नाम रख देता हूँ वेंडर्स, या सिर्फ वेंडर में कर देता हूँ। वेंडर का क्या होगा कि जो चीज़ें जैसे फ्लेक्स स्लाइडर हो गया, ये किस्म की थर्ड पार्टी हैं, मैं इनका नाम थर्ड पार्टी भी रख सकता हूँ। अगर मैं इनका नाम फर्ज कर लें थर्ड-पार्टी रख लेता हूँ फोल्डर का, तो ये मेरी अपनी सहूलत के लिए है। तो आमतौर पर जो प्रीमियम थीम्स होते हैं उनके अंदर आपको ये वेंडर का लफ्ज़ मिलेगा। आपने वेंडर लिख लिया, आप इस फोल्डर के अंदर जाएंगे, यहाँ पे एक और फोल्डर हम क्रिएट कर लेते हैं, और चूंकि हमने CSS को कॉपी किया था, आप यहाँ से CSS कर सकते हैं डायरेक्ट, या सबसे आसान तरीकाकार क्या होता है कि आप वापस जाएं अपने प्रोजेक्ट में, चूंकि आप वेंडर यानी पूरी कंपनी बता रहे हैं, एक स्टेप पीछे आए, पूरा स्लिक का फोल्डर यहाँ से कंट्रोल C करें। आमतौर पर लोग ऐसा भी करते हैं। अब यहाँ पे हमने किया कंट्रोल V इस वेंडर के अंदर, और इसके अंदर हम देखते हैं हमारे फॉन्ट्स भी पड़े हुए हैं, बाकी एजेक्स लोडर है, कन्फिग है, ये सारी फाइलें मौजूद हैं। अगर हमें एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं चाहिए तो हम उनको डिलीट भी कर सकते हैं यहीं पे रहते हुए। जैसे फ़र्ज़ कर लें अगर slick.js आपको नहीं चाहिए, slick.min.js ही चाहिए, तो हम सिर्फ ये रहने देंगे। अगर एजेक्स लोडर आपको नहीं चाहिए, हम इसको बड़ा करके देख लेते हैं, तो हम उसको भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सी चीज़ें चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए। ये गिटहब के साथ है, या आपने npm के अंदर जब काम करना होता है तो फिर हमें कन्फिग की एक फ़ाइल चाहिए होती है, ताकि यहीं पर रहते हुए हमारा काम ऑनलाइन भी टच हो, कनेक्ट हो जाए, और हमारे प्रोजेक्ट के अंदर उसकी एक कॉपी जो है वो भी बनना शुरू हो जाए। फॉन्ट्स का फोल्डर ये भी हमारा यहीं पे कनेक्ट हो जाएगा। तो चले वेंडर का तजुर्बा भी करते हैं। एक वेंडर हमारे पास ये आ गया, दूसरा वेंडर है हमारे पास स्वाइपर। तो स्वाइपर सिर्फ सेट कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपको स्लिक की समझ आ गई तो स्वाइपर के ऊपर तो बहुत ज़्यादा आसान काम है। हर चीज़ के कोड बने हुए हैं, गिटहब के ऊपर डेमोज बने हुए हैं। सोर्स कोड के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आप अपने तमाम पेजेस के अंदर, आप अपनी विजेट्स के अंदर, फुटर के अंदर छोटे छोटे स्लाइडर बना सकते हैं। कोट अगर आप कोटेशन देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। वूकॉमर्स की प्रोडक्ट्स को अगर आपने कैरोसेल में करना है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये पहली स्टेज होती है। दूसरी स्टेज, चूंकि आप कस्टम थीम बना रहे हैं, इससे अगली स्टेज ये होती है एडवांस, कि आप चाहते हैं कि नहीं यार मैं इसका कंट्रोल भी दूं एंड यूज़र को। यहाँ से प्रीमियम थीम के कॉन्सेप्ट शुरू होते हैं। यानी कंट्रोल से मुराद कि मैं उनको कस्टमाइजर के अंदर एक बैकएंड बना देता हूँ, खूबसूरत सा ड्रैग एंड ड्रॉप वाला। अब क्लाइंट वहीं से इमेज अपलोड करे, वहीं पे उसकी स्पीड कंट्रोल कर सके, वहीं पे उसके एरोस कस्टम चेंज कर सके, वहीं पे आप अपना फ़ॉन्ट चेंज कर सके। तो आपने देखा होगा अक्सर प्रीमियम थीम में है सारे यही, फ्लेक्स स्लाइडर है, कैरोसेल होते हैं, आउल कैरोसेल है, या स्लिक होगा, या इसी तरीके से। यस, एक और बात मुझे याद आ गई, जाते जाते वो भी ज़रूर बताऊँगा, ये बड़ी ज़रूरी है। आपने अक्सर देखा होगा जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसके अंदर एक सॉर्टिंग होती है, यानी आपकी ग्राफिक डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन, AI या मशीन लैंग्वेज है, और आप एक पे क्लिक करते हैं तो जितनी पोस्टें उससे रिलेटेड होती हैं वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाती है। यानी कोई ऊपर जा रही है, कोई नीचे, उनका एक रीअरेंजमेंट होती है। तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, और आज भी बहुत ज़्यादा वो यूज़ होता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे डेवलपर हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। उसको कहते हैं आइसोटोप और JS। आइसोटोप JS कर लें, एंटर कर दें। ये फिल्टर एंड सॉर्ट मैजिकल लेआउट्स, इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करें, बड़ी खूबसूरत वेबसाइट है, ये आपको नज़र आएगा। अगर आप उसको फिल्टर करना चाहते हैं, मेटल, ट्रांजिशन, IOM, ये उन्होंने कुछ बनाया हुआ है। या अगर आप उसको नेम के साथ देखना चाहते हैं, सिंबल के साथ, नंबर के साथ, तो आप देखेंगे वो
सॉर्ट आउट करते हैं। इसके लिए आइसोटोप हम यूज करते थे। यहां पे एक बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। नंबर 1, इफ यू आर बिल्डिंग अ थीम फॉर वर्डप्रेस रिपोजिटरी विद ओपन सोर्स, जैसा कि वर्डप्रेस है, तो आपको इसके लाइसेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने इसको थीम फॉरेस्ट पे या किसी दूसरी रिपोजिटरी में अपने थीम को बेचना है एंड यू आर वन डेवलपर, तो उसकी फीस यहां पे रखी हुई है। तो अगर आप यहां पे लेफ्ट साइड पे चेक करें, लाइसेंस जहां पे लिखा हुआ है, तो एक है कमर्शियल लाइसेंस, एक है ओपन सोर्स लाइसेंस। ये बहुत जरूरी है, मैं आपको बार बार इस वजह से प्रैक्टिस करवा रहा हूं क्योंकि इसके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं। वंस यू एंटर इंटरनेशनल मार्केट, तो आपको पता होना चाहिए ये रूल्स ऑफ द गेम है। तो हमने चूंकि रूल्स के साथ ही आगे बढ़ना है, रूल्स के साथ आगे बढ़ने में ज्यादा लंबी जिंदगी है। अगर आप वायलेशन करते हैं तो आपका 1-2 मरतबा दाव लग जाता है, लेकिन मार्केट में आपकी रेपुटेशन जो है उसको बड़ा खतरा होता है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो सीनियर डेवलपर्स हैं, वो सब इन्हीं मराहिल से गुजर के आगे पहुंचे हैं। तो मैं इसलिए इस स्टेज पे नौजवानों को बार बार ये समझाता हूं ताकि आपको ये डेवलप हो जाए, आपके अंदर एक एटीट्यूड, मेंटल एटीट्यूड और एप्टीट्यूड का डेवलप होना बहुत ज़बरदस्त और बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारे पास है कमर्शियल लाइसेंस। इफ़ यू आर अ सिंगल डेवलपर, जैसे मैं हूं, आप हैं, या कोई आपका एक नौजवान, घर में कोई भाई है, एक बंदे ने एक डेवलपर लाइसेंस ले लिया, कितना? सिर्फ $25, यानी हार्डली तकरीबन 2500-3000 रुपया पाकिस्तानी बनता है। अब इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने थीम को बेचना चाहते हैं, आपका थीम 1000, 2000, 3000 बंदे खरीदेंगे, तो आपको $25 देने में तो कोई हर्ज नहीं ना। और फिर आप इसको इतना ज़बरदस्त, ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है, अपडेट होती रहती है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ओपन सोर्स के लिए क्या है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करें, ओपन सोर्स अगर आप करना चाहते हैं, हर वो प्रोडक्ट जो GPL लाइसेंस वर्जन 3 के अंडर है, उसमें आपको ये लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं। यानी वर्डप्रेस रिपोजिटरी के लिए आप अपने लिए बनाते हैं, अपनी किसी वेबसाइट पे जो ओपन सोर्स है, और आप उसको कमर्शियली उसको बेचते नहीं हैं, यू डोंट नीड अ लाइसेंस। इवन $25 की भी आपको ज़रूरत नहीं। तो तरीका अगर इसका भी बड़ा सिंपल सा है, इसको भी डाउनलोड करके आप अपने पास रख लें कहीं पे। यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड isotope.packaged.min.js। फिर उसके थीम के डॉक्यूमेंट्स हैं, चूंकि बहुत पुराना हो गया हुआ है, ये डॉक्यूमेंट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त, ये हमें पोर्टफोलियो में ज़रूरत पड़ेगी। और अभी चूंकि हम वर्डप्रेस रिपोजिटरी के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हम इनको ईजिली यूज़ कर सकते हैं, हमें कोई इशू नहीं। कल कला इंशाल्लाह जब हम किसी और रिपोजिटरी में जाते हैं, तो फिर हम $25 का लाइसेंस लेने की पोजीशन में भी होंगे। या अगर आप इसका देखें कमर्शियल लाइसेंस में, तो टीम आपके फॉर अप टू 8 डेवलपर्स, अगर 8-10 बंदे एक टीम का हिस्सा हैं, तो $110 देने में उनको कोई मुज़ायका नहीं होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और अगर आप लाइफ टाइम के लिए पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन मिलकर लाइसेंस लेना चाहती है, $320, वेरी सिंपल। तो हम जैसे बंदों के लिए शुरू में स्टार्टर जो पैकेज होता है फॉर वन डेवलपर, 25 विल बी गुड एनफ। लेकिन उससे भी पहली स्टेज, अभी तो हमारे पास 25 भी नहीं है ना भाई, तो इसलिए हम यहाँ पे GitHub से भी इसको डाउनलोड कर लेते हैं। 9830 उसके आप देखें फीडबैक है, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल होता था और बहुत सारे थीम्स में आपको नज़र भी आता है। वर्डप्रेस की रिपोजिटरी में भी बहुत सारे थीम्स ने यूज़ किया हुआ है। तो GitHub से आप इसका पूरा पैकेज डाउनलोड कर लें, या यहीं पे रहते हुए आप क्लिक करेंगे डाउनलोड, और इसको आप Ctrl+A करें, वही सेम तरीका Ctrl+C करेंगे, और आप अपने Notepad++ में जाएं, Ctrl+V कर दें। अब उसका नाम आपने जो भी रखना है, यहाँ पे उन्होंने हमें रिकमेंड किया हुआ है कि आप इसका नाम क्या रखें। यहाँ से एक स्टेप वापस जाएं, और ये है isotope.packaged.min.js। लेकिन आप अगर इसको Ctrl+S करें और आप सिंपल इसका नाम रख लें आइसोटोप, ये स्पार्टन यूनिवर्सिटी है, वेंडर हमने बनाया था, और इस वेंडर के अंदर हम फर्ज कर लें एक और फोल्डर जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। राइट क्लिक किया, या यहीं पे लिखा हुआ है ऊपर न्यू फोल्डर, और यहाँ पे हम इसका नाम रखते हैं आइसोटोप। और उसके अंदर हम, चूंकि हमने जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे isotope-min.js। चले हम इस तरीके से सेव कर लेते हैं, क्योंकि बाद में हमने इसको कनेक्ट करना है अपनी फाइल के साथ। तो आइसोटोप का एक वेंडर हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास तीसरा हमने डाउनलोड किया था स्वाइपर। ये सारे काम आप यानी लाइसेंस को पढ़ा करें, जो ओपन सोर्स है, या जहाँ पे लिखा हुआ है BSD का लाइसेंस या MIT का, तो कुछ यानी वहाँ पे आपने एट्रीब्यूट दे देना है या वही फाइल, और नॉर्मली हमने वही फाइल उठा के सिर्फ कनेक्ट करनी है। लेकिन जब आप इसको जाएंगे थीम फॉरेस्ट पे,
تو تھیم فارسٹ خود بھی پوچھتا ہے کہ بابا ڈو یو ہیو لائسنس فار اٹ، اور اگر آپ کے پاس نہیں ہوگا تو پھر وہ آپ کا تھیم اپروو نہیں کرتے. یہ پری ریکویزٹس میں آتی ہیں. اب ہم آتے ہیں جناب اپنے سوائپر کی طرف. یہ چیز کلیئر ہو گئی. سوائپر کے اندر بھی یہاں پہ پیکج کا ایک فولڈر بنا ہوا ہے، آپ نے کہیں اور نہیں جانا، پیکج کا فولڈر. باقی بہت لمبا چوڑا ہے، یہ پورا گٹ ہب کا ایک پروجیکٹ ہوتا ہے. گٹ ہب کا میں آپ کو سکھاؤں گا اگلی سٹیجز پہ جا کے انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی صرف ہمیں ابھی پتہ ہی نہیں گٹ ہب کا، صرف ہم اس سے مدد لے رہے ہیں. ہمارے سینئر ڈیولپر ہیں، ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں. تو یہاں پہ سی ایس ایس کا فولڈر ہے، جے ایس ہے، لیس ایس سی ایس ایس ہے، اور سورس کا فولڈر ہے. سورس کے فولڈر میں پڑے ہوئے ہیں جناب آئکنس، ماڈیولز وغیرہ پڑے ہوئے ہیں. تو یہاں سے ہم سورس لے لیتے ہیں، جاوا اسکرپٹ اور سی ایس ایس. یہاں سے ہم نے اس کو کر لیا کنٹرول سی کر لیا یا کاپی کر لیا. واپس آئیں گے اپنے پروجیکٹ میں، وینڈر کے فولڈر میں. یہاں ایک فولڈر کریٹ کرتے ہیں اور اس کا نام رکھتے ہیں سوائپ. یہ وینڈر ہو گیا ہمارے 3. یہاں پہ ہم نے اس کو کنٹرول وی کر دیا. اب اس سوائپ کے فولڈر میں آپ کے پاس سی ایس ایس، جاوا اسکرپٹ اور سورس. سی ایس ایس میں آپ دیکھیں تو سوائپر ڈاٹ سی ایس ایس بھی ہے، سوائپر ڈاٹ مین ڈاٹ سی ایس ایس بھی ہے. آپ نے چونکہ وینڈر میں کیا تھا، آپ صرف مین ڈاٹ سی ایس ایس کو جوڑنا چاہتے ہیں، آپ اس کو جوڑ لیں. اس کو آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں کر لیں. لیکن یہ ٹیکنیک آج آپ لرن کریں کہ ہمارے پاس اسپارٹن یونیورسٹی جو ہمارا تھیم آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، اس میں ہمارے پاس وینڈر بھی ہیں. ہم ایون یہاں پہ جو ہم نے فونٹ آسم کیا تھا اس کو بھی وہاں موو کر سکتے ہیں، بوٹ اسٹریپ کو بھی وہاں پہ موو کر سکتے ہیں. یہ آرگنائزیشن ہوتی ہے تاکہ ہمیں پتا ہو کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو تھرڈ پارٹی میں ہم یوز کر رہے تھے. اور باقی سٹائل ڈاٹ سی ایس ایس یا جو ہمارے کسٹم سٹائلز ہوں گے وہ ہم یہاں پہ رکھیں گے. فار ایگزامپل کل کو میں یہاں پہ اپنی ویب سائٹ کے اندر اپنے کسٹمرز کے لیے یا یوزرز کے لیے 6 مختلف قسم کی کلر اسکیم دینا چاہتا ہوں. تو یہاں پہ میں اس کو تھیم کلرز کے نام سے فولڈر بنا سکتا ہوں، یا میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں تھیم اسکیمز کر لیں آپ، یا آپ یہاں پہ صرف پیلٹس کے نام سے ایک فولڈر بنا لیں اور اس کے اندر آپ 6-7 یعنی یلو ڈاٹ سی ایس ایس، اسٹائل میرون ڈاٹ سی ایس ایس، اسٹائل ایجوکیشن ڈاٹ سی ایس ایس. یو گیٹ دی آئیڈیا. ہر نیش کا الگ الگ ہم تھیم دے سکتے ہیں، الگ الگ اسٹائل دے سکتے ہیں. اٹس ویری امپورٹنٹ. یہ وہ چیزیں تھیں جو کنفیوژن بہت زیادہ نوجوانوں کو آتی تھی کہ یار یہ کس طریقے سے ہم اس کو کریں گے. اور آپ مجھ سے اکثر سوال پوچھتے تھے فری لانس پاکستان گروپ میں بھی، چینل پہ بھی، کہ سر پوری پکچر کلیئر کریں. دس از دا ہول پکچر مائی ڈیئر، اور یو آر گوئنگ ٹو نیڈ دس ان یور پروفیشنل کریئر ان شاء اللہ تعالیٰ. آئی وش یو آل دا بیسٹ. مجھے پتا ہے آپ کی بھی ایکسائٹمنٹ ہے، وہ میں فیل کر رہا ہوں گروپ کے اندر بھی، جس طریقے سے آپ دعائیں دے رہے ہیں. کھینچ کے رکھیں. پھر رک کے کہوں گا آپ کو ہر جگہ سے ٹیوٹوریل مل جائے گا، لیکن میں آپ کو عزم دینا چاہتا ہوں، لمبی چھوڑنا چاہتا ہوں، جوش دینا چاہتا ہوں، صرف اس وجہ سے تاکہ آپ کی رگوں کے اندر یہ جو خون ہے نا، یہ لمبی میں نے لاڈ سے کھایا. چونکہ ایک نوجوان ہے، بعد میں اس نے معذرت بھی کر لی. وہ چونکہ میں سمجھ سکتا ہوں ہر بندے کی ایک اپنی سچویشن ہوتی ہے. میں ایک اپنی سچویشن سے گزر رہا ہوں. میری سنسیریٹی کو کوئی تول نہیں سکتا، اللہ ہی تولتا ہے ہر بندے کی سنسیریٹی کو، اس کے خلوص کو. ہمارا چونکہ مزاج یہ ہے یوٹیوب کے اوپر، ایک نارملی ہمارے اندر ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ ہو سو ایور از آن یوٹیوب ہی اور شی از فار منی. ہمارا ایک نارمل کلچر بن گیا ہوا ہے. اور میں نے آپ کو شروع دن سے کچھ نہیں چھپایا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں چینل ایک پیرل فورس کے طور پر کھڑا کر رہا ہوں. چینل نے پچھلے سال سے تقریباً اس کی میں نے مانیٹائزیشن آن کی ہوئی ہے. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، چینل کی ارننگ جو ہے نا، وہ سعد علی بھٹی صرف 1 مہینے میں اتنی ارننگ کر چکے ہیں اپنے اون پہ، اپنی فری لانسنگ پہ. تو اس لیے چینل کی ارننگ جو ہے نا، وہ صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ چلو یار آپ جو ٹائم دے رہے ہو، آپ کی جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، آپ کا یہ الیکٹرکسٹی کا بل ہے، انٹرنیٹ ہے، یہ کوئی آپ کی ایسا پیرلل ایک نظام ہو جائے. تو ابھی تو چینل اس سٹیج پہ داخل ہی نہیں ہوا. اگر یہ اس سٹیج پہ چلا جاتا ہے تو پھر میں زیادہ ٹائم دے سکوں گا. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے. مجھے پتا ہے یار چینل نے اپنے ریسورسز جنریٹ کرنے شروع کر دیے، تو پھر مجھے زیادہ ٹائم دینے میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے عام طور پر ہماری سائیکی یہ بن گئی ہے کہ ایوری باڈی از کمرشل. تو پھر اس میں بہت سارے مشنریز جو ہوتے ہیں ان کو بعض اوقات ہرٹ کرنے والے ڈائلاگس یا کامنٹس بھی نیچے لکھ دیے جاتے ہیں. تو اس لیے میں ان چیزوں کو، یعنی میں محبتوں کو دیکھنے والا بندہ ہوں، اور مجھے محبتیں بہت زیادہ ملی ہیں فرام پاکستان، فرام انڈیا، فرام بنگلہ دیش، فرام آل اوور دا ورلڈ. جہاں جہاں ہمارے سبسکرائبر موجود ہیں، اسپارٹن موجود ہیں. چونکہ جہاں پہ لفظ اسپارٹن آ جاتا ہے وہاں پہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. تو میں اس لیے آپ کو یہ جوش دیتا ہوں، اور یہ جتنی بھی لمبی میں چھوڑتا ہوں، یہ میرے اسپارٹنس کو پسند ہے. میرے اسپارٹن
میرے ساتھ چل رہے ہیں فری لانس پاکستان گروپ میں بھی. میں اس لیے صرف ان کے کامنٹس کا جواب دیتا ہوں جو میری انسٹرکشنز کے مطابق اور نصیحت کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ میں تقریباً درجنوں مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ بابا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, مجھے ریسرچ کو بھی ٹائم دینا ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو پلیز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بانڈنگ کریں. جو سینئر اسپارٹنس ہیں انہوں نے کرنا شروع کر دیا. میں آپ کو آج بتا رہا ہوں فائدہ بہت سارے لوگ لیں گے, ہزاروں کی تعداد میں, ملینز میں چلے جائیں گے, لیکن میں نے ان میں سے 300 اسپارٹن ہی چننے ہیں. آپ اس لیگسی کو شاید اس سٹیج پہ نہ سمجھیں, ابھی آپ نوجوان ہیں, لیکن میں 300 پورے کر کے چھوڑوں گا اور وہ مجھے اس دن میں ڈکلیئر کروں گا کہ آپ میرے پاس 300 اسپارٹن کی لسٹ آ گئی ہے. ابھی تقریباً 80 to 100 میرے اسپارٹن ہیں جو میرے ریڈار کے اوپر آگے ہوئے ہیں. میں ڈائری پہ ان کے نام لکھ رہا ہوں, مجھے پتہ ہے, میں ان کو جانتا ہوں, ان کے نام سے جانتا ہوں, وہ کہاں پہ رہتے ہیں, کیا ان کا لب و لہجہ ہے, ان کا کرائٹیریا. تو میں سلیکشن کے اس پروسیس میں ہوں. وہ سلیکشن میرے اپنی ایک ذات کے لیے ہے, چونکہ بہت سارے مراحل ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ٹائم پاس کے لیے, کچھ ہوتے ہیں اپنے فائدے کے لیے. ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ کسی نہ کسی غرض کے ساتھ ہی جڑتے ہیں. ہم دنیا میں بھی کوئی نہ کوئی اغراض والے بندے ہوتے ہیں, نو پرابلم, لیکن غرض بھی آپ کی پازیٹیو ہو اور اس میں ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. باتیں آج میں نے کافی عرصے سے نہیں کی تھی, میں نے کہا چلیں آج آپ کو تھوڑا سا ضد کریں میری جان. بالکل اپنے ساتھ ضد بنا کے رکھیں. آپ کو کوئی کہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ ضد بنائیں کہ میں ایسا کروں گا, کر کے دکھاؤں گا. اٹس ویری امپورٹنٹ. یہ آپ کو لفٹ کرے گی. میں آپ کے سامنے رول ماڈل بیٹھا ہوا ہوں. ساری زندگی انگلش, اردو, لٹریچر, شاعری, نظمیں, غزلیں, بولنا اسٹیج کے اوپر آ کے, لوگوں کو ہنسانا, لوگوں کو رلانا, یہ میری دنیا تھی. دس ورڈ پریس, دس فوٹو شاپ, دس کورل ڈرا, دس السٹریٹر, it is the outcome of my never ending passion, and this is the same passion that I want you to inherit. You are my legacy, you are my Spartans. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ اس لیگسی میں آ جائیں, آپ جنون کی وہ علامت بن جائیں کہ آپ کے پیرنٹس, آپ کی سوسائٹی, آپ کا کلچر, آپ کا سماج آپ کے اوپر فخر محسوس کریں. دس از واٹ آئی وانٹ فرام یو. مجھے آپ اس کے علاوہ اور کیا دے سکتے ہیں؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت نواز رکھا ہے الحمدللہ. تو وینڈر ہو گیا, سوائپر, آئسوٹاپ, سلک, ہماری گراؤنڈ جو ہے وہ ہمارا تیار ہو گیا. اب ہم آتے ہیں جناب یہاں پہ اپنے تھیم کے اندر, اور یہاں سے ہم اوپن کر لیتے ہیں. آپ نے دیکھا یہ وینڈر کا فولڈر بھی آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا. اس کے اندر سلک. اب آپ نے جب اس کو جوڑنا ہے تو کیسے جوڑیں گے؟ ہم جائیں گے یہاں پہ index.html کے اندر. index.html میں اب یہ آپ کا طریقہ کار ہے کہ آپ اس کو کیسے جوڑیں گے. تو ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے, واپس جائیں گے. ہر چیز کی ڈاکیومنٹیشن موجود ہے. جیسے slick.js پہ آپ آئیں گے, یہ get it now پہ آئیں گے تو بٹن, اور اگر آپ یوسیج کے اوپر کریں گے تو آپ کو set up your HTML مارک اپ, جو HTML میں وہ مارک اپ ہے, اسٹرکچر ہے. سیم وہی کہانی, your class, your content, your content, your content. ہم اس کو بوٹ اسٹریپ سے جوڑیں گے. اور اسی طریقے سے آپ نے اسٹائل شیٹ, اگر آپ نے CDN کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے, یہ دیکھیں ہائپر ریفرنس slick.css. تو ہم یہاں سے اس کو کاپی کر لیتے ہیں. کنٹرول C کیا, یہیں پڑا ہوا, ہمیں ٹائپ کرنے کی بھی ضرورت نہیں. مارک اپ ہم بعد میں بنائیں گے. سب سے پہلے ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہم اسٹائل شیٹس کے اندر آئیں, اور جہاں پہ لکھا ہوا ہے فلیکس سلائڈر, اس سے اوپر ہم جاتے ہیں جی. چونکہ یہ فلیکس سلائڈر سے زیادہ بہتر ہے, لہٰذا اس کو ہم اوپر رکھیں گے. کنٹرول V کر دیا. اب یہ انہوں نے چونکہ وہاں پہ کامنٹ دیے تھے, اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, اور اس کو دیا ہم نے ٹیب کی, اور CSS کو ہم تھوڑا سا رائٹ سائڈ پہ لے جاتے ہیں تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں. ہمارے پاس کیا ہے, سلک کا فولڈر تو پڑا ہوا ہے, لیکن اس کے شروع میں کیا ہے, واپس جائیں. یہاں پہ ہمارے پاس وینڈر کا فولڈر ہے. وینڈر کے اسپیلنگ VENDOR, اس کے شروع میں ہم لکھ دیں گے VENDOR. یعنی اگر آپ کا ایسٹس کا ہوتا تو پھر آپ یہاں پہ لکھتے ایسٹس CSS slick.css. اب اس کے آپ گرو ہو گئے ماشاءاللہ. تو وینڈر کو ہم نے کنٹرول C کر لیا, چونکہ ہمارے پاس یہاں پہ بھی موجود ہے. کنٹرول V کیا اور / دے دی, تو یہ CSS ہمارا جڑ گیا. واپس جاتے ہیں. اس کے بعد نیچے آگے دیکھیں تو یہ جاوا اسکرپٹ کی بھی اگر آپ دینا چاہیں تو ہمارے پاس jQuery لگا ہوا ہے, jQuery.main.js, اس کی ہمیں ضرورت نہیں. ہم نے صرف اس کو کنٹرول C کرنا ہے. اس کو کنٹرول C کرنے کے بعد ہم جائیں گے
बिल्कुल फुटर में, और यहाँ पे जो कस्टम JS है, यहाँ इसके ऊपर हम इसको कंट्रोल V कर देते हैं, और यहाँ पे सेम वही कहानी होगी जो हमारा वेंडर है, वेंडर लिखा और /d, यानी slick.min.js जो है वो भी मिलना शुरू हो गया। लेकिन इसको बल्कि यहाँ से कट करें, कंट्रोल X, ये पूरा स्क्रिप्ट से स्क्रिप्ट तक कंट्रोल X किया, और इसको फ्लेक्स स्लाइडर से एक स्टेप ऊपर हम डालेंगे, और यहाँ पे हम इसके बारे में लिख भी सकते हैं। लिखने का आसान तरीका ये है, फुल स्टॉप डाला और उसको कंट्रोल Q कर लें, और यहाँ पे लिख लें स्लिक जावास्क्रिप्ट, ताकि आपको याद रहे। कंट्रोल S किया, jQuery हम लगा चुके हैं, दो चीज़ें हमारी होगी। तीसरा क्या काम होता है, आप यहाँ पे अगर फॉन्ट्स को देना चाहते हैं तो वो हम बाद में देखते हैं। स्लिक की जो CSS की फाइल है वहाँ पे फॉन्ट का क्या स्ट्रक्चर है, हमने चूंकि पूरा फोल्डर उठा लिया, तो आई बिलीव कि अब हमें ज़्यादा उसका पैटर्न या URL चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो कहते हैं जी कि ये वाली जो चीज़ है ये आपने देनी है अपने कस्टम जावास्क्रिप्ट में। ओके, कंट्रोल C किया, वो वापस आ जाते हैं और अपनी custom.js के अंदर एसेट्स जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे हमने बनाई थी custom.js। ये हमने किया था फ्लेक्स स्लाइडर स्टार्ट्स हियर, यहाँ तक। यहाँ पे आके आप इसको कंट्रोल V कर दें, इसको हम करेंगे कंट्रोल, बल्कि इसको कंट्रोल कट किया और इसके नीचे हम देते हैं ताकि हमारे सेक्शन बनते जाए। और यहाँ पे भी थोड़ा सा इसकी लुक एंड फील जो है वो अच्छी नज़र आना शुरू हो जाए, ये वाली। इस सारे को हमने कॉपी किया, कंट्रोल C, और यहाँ पे हम जनाब इसको कंट्रोल V कर लेते हैं, और यहाँ से हम लिखते हैं स्लिक कैरासल, या स्लाइडर अगर आप देना चाहते हैं तो स्लाइडर भी बना सकते हैं। जब आपको टेक्निक समझ आ गई, आप तो पता नहीं हर पेज के ऊपर क्या क्या बनाएंगे आप जी। साइड बार में सर ये नज़र आएगा, फुटर में सर ये मुझे नज़र आना शुरू हो गया। यहाँ पे ये jQuery का एक सिलेक्ट है, यानी आपने यहाँ से jQuery सिलेक्ट कर ली, ऊपर हमने बनाया था, इसको देने की ज़रूरत नहीं। ये जो document.ready है, चूंकि ये हम ऊपर स्टार्ट कर चुके हैं, देना भी चाहें तो दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इशू नहीं आएगा। लेकिन यहाँ तक हमें सिर्फ चाहिए, ये हमारा फंक्शन है बेसिकली। चूंकि ऊपर हमने रैपर एक बना दिया है, इस रैपर को देने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जब हम वर्डप्रेस में जाएंगे तो इसकी सिचुएशन ऊपर एक आता है jQuery.noConflict का भी, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल इसे हमारा काम चल रहा है तो हम इसी से काम चलाते हैं। तो ये जो योर क्लास है, ये वो क्लास होती है जिसके अंदर आपका स्लाइडर होगा। तो अभी हमने क्लास दी नहीं, यहाँ पे हम दे लेते हैं और हम HTML में उसी को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हम इसका नाम रखते हैं, क्लास होगी हमारी स्पार्टन्स, डैश कर लेते हैं पोस्ट, डैश कर लेते हैं रैपर, क्योंकि हम इसको पोस्ट के लिए यूज़ करेंगे। तो स्पार्टन्स पोस्ट रैपर हमने कर लिया। सेटिंग नेम, सेटिंग वैल्यू, जहाँ पे जो भी सेटिंग आप करना चाहते हैं उसके लिए आप वापस चले जाएं। सेटिंग नीचे आके आप देखेंगे इसके अंदर सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, सारी सेटिंग्स हैं। कंट्रोल F करें और यहाँ पे आप फर्ज कर लें ऑटो प्ले पे क्लिक करेंगे, ये नीचे लिखी हुई है फीचर्स वगैरह, आप इसको एंटर करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा ऑटो प्ले। यानी ये जो आपको नज़र आ रही है वैल्यूज़, क्लास उन्होंने दी हुई है डॉट लेजी, हमें बेसिकली चाहिए ये वाली। तो कंट्रोल C किया, यहाँ पे आगे, और ये जो सेटिंग का नाम है इसकी जगह पे हम कंट्रोल V कर देंगे। यानी ये आपकी सेटिंग का नाम, और उसके बाद वाली क्या है, जो उसकी वैल्यू है ऑन डिमांड। आप इस वेबसाइट के अंदर बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे स्लाइड टू शो, चले इसको कॉपी करते हैं जी, ऑटो प्ले वाले को। कंट्रोल C किया, आपको ये चाहिए, आप इसको यहाँ पे कंट्रोल V कर देंगे, और इन सब को सिलेक्ट करके हम एक टैब की को प्रेस कर लेते हैं। कितनी स्लाइड्स नज़र आनी चाहिए? 3। हम कहते हैं नहीं जी, यानी एट ए टाइम स्क्रीन के ऊपर कितनी पोस्टें नज़र आनी चाहिए? हम कहते हैं 3 ही नज़र आए। फिर हम उनको स्क्रॉल करें तो 3 और नज़र आए, फिर 3 और नज़र आए। स्लाइड्स टू स्क्रॉल, एक वक्त में एक स्लाइड स्क्रॉल करें या तीनों की तीनों स्क्रॉल करें, एक एक होगी तो फिर एक एक मूव करेगी। ऑटो प्ले है ऑटोमेटिक, ट्रू, अगर आप फॉल्स कर देंगे तो ऑटो प्ले नहीं होगा। स्पीड कितनी रखना चाहते हैं? 2000, 4000, 6000, 1000, जितनी भी स्पीड, ये 1000 यानी 1 सेकंड का आप समझ लें मिली सेकंड्स में होता है। तो कंट्रोल S कर लिया। अब हम अगली स्टेज पे जाएंगे HTML स्ट्रक्चर में। अगर हम इसको आए फ्रंट एंड पे और इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करके देखें तो ये जो फ्लेक्स स्लाइडर में हमने काम किया था ये हमें नज़र आ रहा है। ये कुछ ज़्यादा ही मोटे नज़र आ रहे हैं, लेकिन नो प्रॉब्लम, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं।
यहाँ से हम इसको जाएंगे वापस और index.html के ऊपर हम क्लिक करेंगे और बल्कि यहाँ पे जाते हैं CSS के अंदर और उसके बाद flexslider.css में आ जाते हैं। यहाँ पे हमने दो काम किए थे। एक तो हमने फॉन्ट फेस चेंज किया था, लेकिन कल को अगर आपको अपडेट करना पड़ जाता है, इसका 2.7.2 के बाद 0.3 आता है, तो आपने चूंकि मैनुअली इसको किया हुआ है फोल्डर में, लिहाजा जब आप इसको अपडेट करेंगे मैनुअली तो ये फाइल आपकी गुम हो जाएगी। तो एक तरीका कार तो ये होता है कि आप इसको कंट्रोल कट कर लें या कंट्रोल C कर लें और अपनी CSS में डाल लें। दूसरा तरीका कार क्या है कि जितने भी आप कस्टम स्टाइल दे रहे हैं, जैसे कंट्रोल F करके आपको क्लासेस का पता होना चाहिए। हमने किया था प्रीवियस और नेक्स्ट का, फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो जहां जहां पे प्रीवियस लिखा हुआ है PREV या NEXT नेक्स्ट, उनको हम यूज कर सकते हैं अपनी CSS के अंदर। यानी आपको पता है ये 2-3 क्लासेस हैं जिन पे आपने काम किया। तो जैसे A.B4 है, आप यहाँ पे फॉन्ट आसम के आइकन यूज करना चाहते हैं तो फॉन्ट फैमिली चेंज हो जाएगी ब्रांड्स वगैरह का, तो आप वो देंगे और इस कंटेंट की जगह पे उनका कोड जो कि फॉन्ट आसम में मौजूद होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं फॉन्ट आसम, एक होता है शेवरॉन, गालिबन उसको कहते हैं शेवरॉन लेफ्ट, इसको हमने क्लिक किया और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अगर आप ये एरोज इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये हम फॉन्ट फैमिली जो है अपने कस्टम CSS में ओवरराइड भी इसको कर सकते हैं। आपने देखा ये बने हुए हैं, लेकिन उनका भी इसी तरीके से है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये तो था कॉपी करने वाला कोड, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा ताकि आप इसको देख सकें। यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम टॉप पे करते हैं ताकि आप इसको देख सकें। ये अब ये आपके ये जो लिखा हुआ ना F053, ये कॉपी यूनिकोड है। इस यूनिकोड को F053 को आप यहाँ पे, चूंकि ये यूज हो रहा है बूटस्ट्रैप का, फ्लेक्स स्लाइडर का फॉर एग्जांपल, आप फॉन्ट आसम का जब फैमिली मेंशन कर देंगे तो यहाँ पे आपका कंटेंट वही वाला आ जाएगा। ये अक्सर आपको नजर आता होगा, आप कहते होंगे जिनको नहीं पता कि सारी ये क्या चीज है, तो ये वो कंटेंट है जो आपको यहाँ पे नजर आता है इस जगह पे F053। ये यूनिकोड होते हैं जो हमने UTF-8 किया था, वो चीजें यहाँ पे एक्सेस हो रही हैं। ओके, अब आपको पता है बिफोर, यानी जो आपका एंकर है स्लाइडर के ऊपर, यहाँ पे जो चीज आपको नजर आ रही है ये बिफोर में जा रही है। और आपको याद है कि यहीं पे हमने दिया था इसका कलर और यहीं पे दिया था हमने इसका बैकग्राउंड कलर भी। तो यहाँ तक समझ आ गई। अब अगर फर्ज कर लें आप इस ख्याल से कि आपको कल को अपडेट करना पड़ता, तो आपको पता होना चाहिए आपने चेंजेस कहाँ पे की, तो आप इतने हिस्से को कंट्रोल C करेंगे अपनी कस्टम स्टाइल्स में, या आप वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना लेंगे इस तरीके से और लिखेंगे फ्लेक्स स्लाइडर, जो हमने यहाँ पे किया भी था स्लाइडर स्टाइल्स। तो यहाँ पे आप इसको कंट्रोल C कंट्रोल V कर लें, ताकि अगर आपकी यहाँ से डिलीट हो जाती है या आप फर्ज कर लें इस फाइल को यूज़ नहीं करना चाहते, सिर्फ एक फाइल बनाना चाहते हैं, तो आपकी ये स्टाइल्स हैं, ये क्लासेस हैं जो उनको एड्रेस कर रही है, तो हम इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये फ्लेक्स स्लाइडर का हो गया, ये मुझे अचानक याद आ गया क्योंकि आपके क्वेश्चन ये पैदा हो सकते हैं कि सर हम किस तरीके से, बूटस्ट्रैप की भी यही कहानी है। याद रखें बूटस्ट्रैप की तमाम क्लासेस का रिकॉर्ड बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे मौजूद है, और अगर आपने किसी भी क्लास को लेना हो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। जैसे ये हमारी बूटस्ट्रैप की क्लास है, हमने इसको राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट में चले गए। अब आपको नजर आ रहा है कि text.scs, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो यहाँ पे ये जो चीज ओपन होती है, इस SCS के अंदर ये सारी क्लासेस बनी हुई है। अलर्ट को कैसे लेके आना है, डॉट अलर्ट, बैच डॉट बैच, ब्रेड क्रम की क्लास है, यानी अगर आप ये क्लास एक्टिवेट कर रहे हैं और आप अपनी कस्टम क्लास देना चाहते हैं तो आप इससे रानवाई ले सकते हैं। क्लोज के लिए ये क्लास बूटस्ट्रैप की चल रही है, कस्टम फॉर्म्स के लिए ये चल रही है। फिर इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास, बल्कि इसको मैं ये करता हूँ थोड़ा सा, इसको हम ये स्टाइल देखते हैं ताकि आपके सामने रहे ये चीज़। अब जब आप किसी भी जगह पे स्टाइल पे जाएंगे, दोबारा हम इसको करते हैं। अगर आप गए CSS के अंदर और यहाँ पे इसको कर लेते हैं नीचे, ये जो आप स्टाइल्स देख रहे होते हैं ना, और राइट साइड पे ये जो कस्टम क्लासेस आपको नजर आ रही होती हैं, बेसिकली जब भी आप किसी आइकन के ऊपर या एलिमेंट के ऊपर जो HTML में क्लिक करेंगे तो वो लेफ्ट साइड पे HTML का स्ट्रक्चर है, और इसको अगर आप राइट क्लिक करके एडिट एज HTML करेंगे तो वो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो आपको नजर आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे HTML के ऊपर राइट क्लिक नहीं करते, वंस क्लिक करते हैं किसी एक एरिया में, यहाँ रहते हुए भी आप देख सकते हैं डिस्प्ले फॉर टेक्स्ट सेंटर। यहाँ देखें तो text.scs में टेक्स्ट सेंटर की क्लास बनी हुई है,
اور اس کو انہوں نے ویلیوز بھی دی ہیں. یہ جتنی بھی رائٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں نا پراپرٹیز ویلیوز, یہ وہ ہیں جو جس کے اوپر ہم نے کلک کیا تھا اس سے ون وے آر دی ادر اس سے متعلقہ ہے. اسکرول کر کے نیچے آئیں گے, ڈسپلے 4 بھی نظر آ رہا ہے, 2 چیزیں ہو گئیں, اور چونکہ ہیڈنگ ٹیکس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے. تیسرا H2 جو کراس ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر والی چیز نے اس کو اوور رائڈ کر دیا ہے. تو جہاں جہاں پہ کراس ہوگا, جیسے ٹائپ جو بوٹ اسٹریپ کی ٹائپ تھی اس کا مارجن فونٹ ویٹ وہ ہم یہاں پہ یوز نہیں کر رہے, ہم نے اوپر اپنا H1 H2 دیا تھا. تو اگر آپ کا ڈومینیٹ کر رہا ہے تو وہ بوٹ اسٹریپ کا کراس ہو جائے گا, اور اگر پہلے بوٹ اسٹریپ کال ہو جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں میں نے سٹائل دیا تھا فرق نہیں پڑا, تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے اگر تو آپ کے دیے ہوئے سٹائل کے اوپر لائن پھری ہوئی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کلاس جو ہے وہ آپ دونوں کلاسیں ایٹ اے ٹائم یوز کر رہے ہیں. جیسے ہم نے BTN پرائمری کو ریموو کیا اور اپنا اسپارٹنز بٹن دے دیا, تو اس سے کیا ہوا, ہم نے پرائمری کو کال ہی نہیں کیا, تو پرائمری کال نہیں ہوئی, جب کال نہیں ہوئی تو اس نے اوور رائڈ نہیں کیا. یہ ایک بنیادی چیز ہے جو آپ کے بڑے کام آئے گی آگے چل کے. اس کے بعد نیچے آ کے دیکھیں تو یہ پورا چونکہ یہ باڈی کو کرتا ہے یہ ہر جگہ پہ آئے گا. پھر H2 کا الگ سے یوزر ایجنٹ براؤزر کے اندر جو ہے اس کو ہم آلریڈی نارملائز کر چکے ہیں. HTML باڈی چونکہ ہم دیکھ ہی اس میں رہے ہیں, تو یہ جتنی بھی نظر آئیں گی آپ کو, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو یہاں پہ کال ہو رہی ہیں, آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اگر آپ چلے جائیں کمپیوٹر کے اندر, تو یہاں پہ CSS کی جو اویلیبل پراپرٹیز ہوتی ہیں, باکس سائزنگ, کلر, ڈسپلے, فونٹ فیملی, ایبرل فیٹ فیس, یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کہہ لیں کہ یہ اس کا مال ہے, یہ اس کے ایسٹس ہیں جس کے اوپر ہم چیک کر رہے ہیں. تو کمپیوٹ کے اندر آپ یہاں پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں یہاں پہ دیتا ہوں ٹیکسٹ ڈیش ڈیکوریشن, اگر ہوگی تو وہ ہمیں نظر آ جائے گی. اس کا مطلب ٹیکسٹ ڈیکوریشن ہم یوز نہیں کر رہے. میں اگر اس کو لکھتا ہوں بارڈر, تو باکس سائزنگ میں بارڈر باکس ایک موجود ہے, اس کے اوپر کلک کروں گا تو وہ مجھے ایگزیکٹ اس لائن پہ لے جائے گا. اچھا یہاں پہ میں نے یوز کیا ہوا ہے بارڈر باکس, یہ والا جو نظر آ رہا ہے آپ کو باکس سائزنگ, لوکل سٹائل ہم نے دیے تھے. تو یہ ڈیولپر ٹول کی ایک ٹیکنیک ہے تاکہ آپ ایگزیکٹ اس جگہ پہ پہنچیں. ایگزیکٹ کلاس فائنڈ آؤٹ نہیں کرتے, آپ کے لیے پرابلم ہوگی سٹائل کو اوور رائڈ کرنا یا نیا سٹائل دینا. ہیونگ سیڈ دیٹ, لیٹس گو ٹو سلک سلائڈر. بلکہ کیا خیال ہے, اس کو میرے خیال میں آج جنرل باتیں زیادہ ہو گئیں. چلیں نو پرابلم, چونکہ یہ بہت لمبا ہو جائے گا. اس سے اگلے ٹاسک میں جو ٹاسک 90 ہوگا اس میں ہم پوسٹ کیرزل ایک بنائیں گے slick.js کی مدد سے. آپ کے پاس ساری چیزیں تیار ہوں گی, ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہیں. ہم آتے ساتھ ہی ٹاسک 90 میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ آگے لے کے چلیں گے. تھینک یو ویری مچ.